हम बात करने वाले हैं मेडिकल टेस्ट की जो यूपीएससी एग्जाम में होता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है यार मेडिकल टेस्ट क्या है, या मैं मेडिकल इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, या मेरा मेडिकल बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है, तो क्या मैं ऑफिसर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ मेडिकल टेस्ट की, तो हमारा जो मेडिकल टेस्ट होता है यूपीएससी का, वो मेडिकल टेस्ट होता है आफ्टर द इंटरव्यू। तो आपका जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो उसी के बाद आपका जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, तो सपोज करो आपका मंडे को इंटरव्यू हुआ तो आपका ट्यूसडे को मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। और वर्किंग डे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फ्राइडे को टेस्ट था तो आपका सैटरडे को हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सैटरडे को इंटरव्यू था तो संडे को आपका इंटरव्यू मेडिकल नहीं होगा, फिर आपका मंडे को जो है मेडिकल वो किया जाएगा। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट वर्किंग डे होता है आपका इंटरव्यू के बाद वाला, उसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी के लिए कोई टाइम वगैरह नहीं दिया जाता। और कहाँ पे होता है ये? डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि यूपीएससी ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, डेजिग्नेट किया हुआ है, वहीं पे जाके आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो किया जाता है। उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा जाता है, जो हम आगे देखेंगे। और आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किस टाइम पे जाना है, उसके लिए आपको लेटर जो है वो सेपरेटली इशू होता है, और वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही दिया जाता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, उसके बाद आपको एक लेटर दिया जाएगा कि हाँ भाई आपको मेडिकल के लिए भी इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में पहुंचना है। तो उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो कौन से टेस्ट हैं जो किए जाते हैं? तो देखिए, एक तो रेगुलर आपके जो ब्लड टेस्ट्स होते हैं, जो आप कहीं पे भी जाओ तो आप ब्लड टेस्ट कराते हो, या वैसे भी 6-7 महीने में आप ब्लड टेस्ट कराते हो। उसके अंदर आपके सारे के सारा जो डाटा है वो आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, और ब्लड शुगर लेवल्स आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आपका ब्लड टेस्ट आ जाता है। उसके बाद आपके यूरिन टेस्ट आ जाता है। तो यूरिन टेस्ट के अंदर अगेन आपका यूरिक एसिड लेवल्स आ जाते हैं, और यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके अंदर आपका काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट चेस्ट का एक्सरे होता है। तो आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, कोई मेडिकल कंटीजेंसी तो नहीं है। उसके बाद आपकी आंखों का टेस्ट होता है कि आपका आइज का नंबर क्या है, अगर आपको चश्मा लगा तो आइज का नंबर क्या है, और कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, कोई डिसेबिलिटी में फॉल तो नहीं करता। क्योंकि आपको पता है कि आइज के नंबर के हिसाब से डिसेबिलिटीज भी क्लासिफाइड है, कि अगर आपका आई का नंबर इतना है तो आप 40% डिसेबल्ड हो, अगर उससे ज्यादा है तो आप 40% अबव में जाएंगे या किस में जाएंगे। तो आई का टेस्ट भी आपका किया जाता है कि आपको आपका आंखों का नंबर कितना है। उसके बाद का आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है। तो कहीं आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक मेडिकल सिचुएशन होती है जिसमें आप कलर्स को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है ऐसे। तो इस तरीके से जब आप कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो वो कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। और प्राइमरीली इसके अंदर रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है पर्सन के लिए। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रेड और ग्रीन कलर में मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आपको फ्लैट फुट देखा जाता है कि आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, आपका नॉर्मल कर्व्ड फुट जितना होता है उतना है, या फिर आपका बिल्कुल फ्लैट फुट है। क्योंकि फ्लैट फुट को भी एक डिसेबिलिटी माना जाता है। तो अगर आप आर्मी वगैरह के भी एग्जाम्स देते हो तो उसमें भी फ्लैट फुट को एक डिसेबिलिटी माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपकी हाइट देखी जाती है, आपका वेट देखा जाता है, और आपकी चेस्ट भी देखी जाती है, कितनी आपकी चेस्ट की जो साइज है, चेस्ट कितना है, सीना कितना है। और हाइट और वेट का क्या पैरामीटर्स होता है, वो आपका बीएमआई निकालने के लिए देखते हैं। तो बीएमआई क्या होता है? आपका बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स। तो जिन लोगों को नहीं पता बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका वेट डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर, उसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। सो वेयर केजी इज द पर्सन्स वेट इन द किलोग्राम एंड मीटर स्क्वायर इज द हाइट इन मीटर्स स्क्वायर्ड। तो अगर आपका सपोज करो 80 केजी वेट है तो 80, और अगर आपकी 1.7 मीटर्स हाइट है तो इंटू इसका स्क्वायर। तो इससे जो नंबर आएगा उससे हम देखते हैं कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। तो नॉर्मल जो रेंज मानी जाती है वो 18.5 से 24.9 तक मानी जाती है। बल्कि 24.9 आप कह सकते हो ना, हायर साइड ही है। और अगर आप 25 पे पहुंच जाते हो तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हो। तो इसलिए आपका बीएमआई भी देखा जाता है, हाइट भी देखी जाती है, और वेट भी देखा जाता है। इसके अलावा अगेन इंपॉर्टेंट चीज ब्लड प्रेशर भी देखा जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं आज की डेट में। तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, और वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है। जैसे नॉर्मल रेंज 120/80 होती है, तो आपका हायर और वाला जो है वो 120 होना चाहिए, और जो नीचे वाला है वो 80 होना चाहिए। तो 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरेंट के दिमाग में आता है, यार इस चीज की नीड ही क्या है, मेडिकल टेस्ट की नीड क्या है? अब हमने पीटी कर लिया, प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, अब हमें मेडिकल टेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? सो वो इसलिए देना पड़ता है क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज कौन सी होती हैं? जैसे आपके आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईआरटीएस हो गए, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, आरपीएफ हो गए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, डैन आईपीएस हो गए, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पुलिस सर्विसेज, और पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। तो बेसिकली जो फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं
वो आपकी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है, फिजिकल जो आपकी हेल्थ है, वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल सर्विसेज, जैसे कि आईएएस या आईएफएस ऑफिसर्स हो गए, क्योंकि इनका बेसिकली सिटिंग वर्क ज़्यादा होता है, दफ्तर में बैठने का काम ज़्यादा होता है। व्हेयरएज़ अगर आप आईपीएस हो या यहाँ पे भी आप डैन आईपीएस हो या किसी भी और तरह की फोर्स के अंदर हो, तो आपको फिजिकली एक्टिव भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए टेक्निकल सर्विसेज में और नॉन टेक्निकल सर्विसेज में बंदा कहाँ फॉल करता है, ये देखने के लिए हम मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, अगर तो आप टेक्निकल सर्विस में फेल हो जाते हो कि क्योंकि आपको ये मैंने आपको बताया कि आईपीएस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल हेल्थ होना। तो अगर आप टेक्निकल सर्विसेज में फेल हो जाते हो तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट असेसमेंट की जाती है। आपको क्राइटेरियाज़ पूरे करने चाहिए। अगर आप फिर भी फेल हो जाते हैं, आप क्राइटेरियाज़ को पूरा नहीं कर पाते, तो यू आर डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए अनफिट डिक्लेयर हो जाते हो, फिर आपको किसी नॉन टेक्निकल सर्विसेज में भेज दिया जाएगा। और अगर आप नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए फेल हो जाते हो तो फॉर एग्जांपल आईएएस आईपीएस के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट असेसमेंट नहीं की जाती और इसके अंदर आपको टेम्परेरीली अनफिट डिक्लेयर किया जाता है। तो बेसिकली आपको टाइम दिया जाता है, सपोज करो आप ओवरवेट थे, तो इस बात पे क्या किसी को अनफिट करना सर्विस के लिए, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है आप 2-3 महीने लो और अपना वेट कम करके आओ। और उसके बाद आपका नया मेडिकल टेस्ट होएगा 2-3 महीने के बाद। और उसके बाद आपका दोबारा टेस्ट होगा एंड उसके अंदर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको सर्विस लेटर तब तक इश्यू नहीं होगा जब तक आप मेडिकल टेस्ट को क्लियर नहीं करते। तो मेडिकल टेस्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है, पैरामीटर्स हैं, वो आपको पूरे करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू चेक द मेडिकल रिपोर्ट। तो अगेन आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो उसके बाद आप चेक कैसे करते हैं कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, या आप अपने मेडिकल टेस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो जो डीओपीटी की यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसकी खुद की वेबसाइट के ऊपर ही आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो आ जाती हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन प्रोवाइड किया जाता है कि आपका लॉगिन डिटेल्स क्या होगी, आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या होगा, जिससे कि आप जाके अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हो। और इसके अंदर अगेन अगर आपको लगता है कि आप सैटिस्फाई नहीं हो अपनी मेडिकल रिपोर्ट से या कोई डिस्क्रिपेंसी थी जिसके कारण आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है, तो आपको अपील का टाइम भी दिया जाता है। तो सपोज करो आपको जो भी एक्स वाई जेड पीरियड ऑफ टाइम दिया, 1 महीना दिया, 15 दिन दिया, 1 हफ्ता दिया, तो उस दौरान आप अपनी अपील जो है और किन ग्राउंड्स पे आप अपील डालना चाहते हो, वो चीज़ें दे सकते हो और आपकी अपील को सुना जाएगा और उसके बाद आपका दोबारा से मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और दोबारा मेडिकल टेस्ट जो होगा फिर वो ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाएगा। सो कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारी इस डिस्कशन से। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन तो ये है कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ही एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं, अपनी हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखते हैं और अपना बायो जो आपका टाइमिंग है, बायो क्लॉक है अपनी बॉडी की, उसको भी बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि कभी लेट नाइट स्टडीज हो रही है, कभी अर्ली मॉर्निंग स्टडीज हो रही है, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगती है, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगती है। तो हमें वो चीज़ कभी भी आने नहीं देनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ इज मोर नेसेसरी देन स्टडिंग। क्योंकि अगर आप स्टडी करते रहते हो और आपकी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है और अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आने लग जाए इंटरव्यूज के टाइम, इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट में, तो कितना बुरा होगा। और अगर नहीं भी आती है, आपको सर्विस भी अलॉट हो जाती है, तो आप सर्विस को अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाओगे या फिर आपको अपनी मनपसंद सर्विस ना मिले। सपोज आप आईपीएस बनना चाहते थे लेकिन आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी निकली कि आप आईपीएस नहीं बन पाए। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा संभाल के आपको बैलेंस करके रखना पड़ता है। जैसे हम एनवायरनमेंट में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो बैलेंस बना के चलो, तो इसीलिए आपको हेल्थ का बैलेंस स्टडी के साथ बनाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी अगर स्टडी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी हालत इतनी खराब हो जाए, आपकी हेल्थ इतनी खराब हो जाए कि आप फिर उस सर्विस में आने के बाद उस सर्विस को अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ, या आपको उतनी ज़्यादा जो है दवाइयाँ खानी पड़ जाएँ, आपकी दवाइयाँ बंद जाएँ, तो उस तरह की सिचुएशन ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको हेल्दी खाना है, बाहर का ना खाओ, ईट हेल्दी खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ और साथ-साथ एक्सरसाइजेज़ भी करो रेगुलरली। तो आप टॉपर्स के भी जितने भी इंटरव्यू सुनते हो, सभी लोग कहते हैं कि हम अपनी बॉडी के लिए आधा 1 घंटा निकालते ही निकालते हैं, चाहे कोई जिम करे, चाहे कोई और फिजिकल एक्टिविटी करे, चाहे कोई वॉक पे जाए, तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। तो यू शुड बी रेगुलर इन योर एक्सरसाइज। तो आपको अपना रूटीन जो है वो बना के रखना है, क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपको बताया है कि मैनेज करना चीज़ों को आना चाहिए। अल्टीमेटली यू आर बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे किसी ना किसी चीज़ के, तो आप चीज़ों को मैनेज करोगे। तो अगर आप अपनी हेल्थ को मैनेज कर लेते हो, सबसे पहले अपने लाइफ़स्टाइल को मैनेज कर लेते हो, आप अपने कमरे से मैनेज करना शुरू करते हो, तो ऑटोमैटिकली आपकी जो चीज़ें हैं ये ब्रेन में सेटल हो जाएँगी और आपको मैनेजमेंट की अच्छी आदत पड़ जाएगी, जिससे कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होगे। एंड सेकेंडली आपको स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करना है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो आपको मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो आपको लोगों की नेगेटिव बातों में नहीं आना। कोई कह रहा है कि यार 4 साल हो गए तेरे को तैयारी करते हुए, तेरा तो कुछ नहीं बना। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, उन लोगों से बात ना करो। और अगर आपको सोशल मीडिया से भी इंटरैक्शन करने में आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, आपको लगता है कि यार इस चीज़ से मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, या दूसरों को देख के मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा तो हॉलिडे पे जा रहा है, ये बंदा यहाँ कर रहा है, ये बंदे की शादी हो रही है, तो मुझे उन चीज़ों से स्ट्रेस हो रहा है, तो आप सोशल मीडिया को भी दूर रहो, सोशल मीडिया को भी आप बंद कर सकते हो। क्योंकि आपको अपनी मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना है और अपने फोकस पे बने रहना है, आपको अपने टारगेट पे बने रहना है। इसके अलावा अगेन आप थोड़ा-सा लेज़र टाइम जो निकालते हो, उसके अंदर आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारी अच्छी-अच्छी मोटिवेशनल बुक्स होती हैं और आपकी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स लिखी गई हैं। तो आप अगेन अगर आपको सजेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, तो मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। तो आप उस तरह की अच्छी-अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हो, जो कि बेसिकली आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं और आपका जो वर्क करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से आप गुड लिटरेचर जो है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, तो मेडिटेशन के तो आपने अब तो साइंटिफिक भी हम प्रमाण देखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि मेडिटेशन करने से आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है ब्रेन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपका जो स्ट्रेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस में भी एनहांसमेंट देखने को मिलती है। लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर इस तरह की बीमारियाँ भी मेडिटेशन और योगा से ठीक हुई हैं। तो अगेन एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, हज़ारों सालों से हमारे आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, तो व्हाई नॉट वी डू इट? तो इसीलिए हमें मेडिटेशन और योगा भी डेली करनी चाहिए। इसका भी आप रूटीन बनाइए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो एट मोस्ट बेनिफिट आपको देती रहे और वो अच्छी शेप में रहे। तो आप स्टडीज़ और हेल्थ का जब अच्छा बैलेंस बना लोगे, तो सक्सेस पाने में आपको आसानी रहेगी। प्लस आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कोई सर्विस चाहिए थी, वो आपको मिल नहीं पाई जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर मेडिकल कंडीशन, या फिर आपको सर्विस मिलने के बाद आप एन्जॉय नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ योर मेडिकल कंडीशन। तो उस तरह की चीज़ों से भी आप अवॉइड कर पाओगे।